क्या पढ़ना था आज अपन को? नहीं बताओगे? रिसर्च। थैंक गॉड, याद तो है। चलो बढ़िया। सारे आ गए क्या? यार तू बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है? तू डॉक्टर को दिखा। नीट का एग्जाम तो ढंग से हो रही ना, तो नए तो बन नहीं रहे, तू पुराने डॉक्टर को दिखा अच्छे से। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? ध्यान रखो। कहाँ रहते हो? महेश नगर रहते हो? पास में ही रहते हो? पीजी पे रहते हो? तो ध्यान रखा करो। वैसे कहाँ के हो? बहुत दूर है यार। मेरे पापा ट्यूर पे जाते हैं, मुझे पता है बहुत दूर है। आई। ये कब उठाओ? कल से नहीं दिखना चाहिए। चलिए, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर जो है वो आज बात करने वाले हैं। ठीक है। टोटल हम लोगों ने दो बेसिक टाइप की रिसर्च पढ़ी थी। कौन कौन सी बताई थी? मैंने आपको बताई थी कि प्योर रिसर्च क्या कहता है और अप्लाइड रिसर्च क्या कहता है। ये अपन ने परसों की क्लास में पढ़ा था, मतलब कल से पहले वाली क्लास। कोई याद कर सकता है क्या? प्योर रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। राइटिंग समझ में आती है क्या? अप्लाइड रिसर्च जो किसके ऊपर बात करता है मैम? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर बात करता है। और ये किसके ऊपर बात करता है? थ्योरी जनरेशन के ऊपर। दोनों में से कौन सा क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव कौन सा है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के सारे प्रॉपर्टीज याद हो गए? रैंडम सैम्पलिंग किसके अंदर होती है? क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव? मैं पकड़ा गया। ये मजा है ऑफलाइन में। ऑनलाइन वाले को तो पकड़ नहीं सकते हैं। ये वो नहीं होता है जैसे स्कूल प्रेयर के अंदर बच्चा जिसको पता तो होता नहीं, फिर वो क्वांटिटेटिव। हाँ, सब अग्री करते क्या? यस। ये कौन सा है जिसमें मैम रैंडम सैम्पलिंग होती है? सैंपल साइज बड़ी किसमें होगी? इसमें कि इसमें? क्वांटिटेटिव में कि क्वालिटेटिव में? सैंपल साइज बड़ी। अब मैं भरतनाट्यम सीख लूंगी इतनी देर में, तो तुम दोबारा बोलो। आप बोल रहे हो क्वांटिटेटिव, आप बोल रहे हो क्वांटिटेटिव कि क्वालिटेटिव? क्या बोल रहे हो आप? सोच ले पहले तुम। आप क्या बोल रहे हो? क्वालिटेटिव। इधर के बच्चे कहाँ क्या? क्वांटिटेटिव। हाँ जी, स्पेनिश में क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। चलिए, तो सारे क्वालिटेटिव वाले बिल्कुल जोरदार, बिल्कुल सही जवाब तालिया के साथ में। अपने आप को नहीं भूलेंगे कि गलत है। सैंपल साइज लार्ज किसमें होती है? इसमें। अरे भाई, किसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम क्या है? हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। धन्यवाद। इसका क्या है? हाइपोथेसिस को क्रिएट करना, जनरेट करना। जब मुझे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, किसी चीज को जब टेस्ट करना होता है तो आपको ज्यादा लोगों का डेटा चाहिए, तब जाके तो अच्छे से टेस्ट कर पाओगे। और अगर आप लोगों के पास में सैंपल साइज छोटी है तो आप लोग उनके ज्यादा सब्जेक्टिव ओपिनियन ले सकते हो, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो हमेशा याद रखेंगे कि लार्जर सैंपल साइज, बड़ी जनता के अंदर सैंपल किसमें होती है? क्वांटिटेटिव। और छोटी सैंपल किसमें होती है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। ये क्या है? टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है ना? एट द एंड ऑफ द डे हमको अप्लाई तो करना है, जो आप सारी चीजें पढ़ रहे हो आज, जो आप सब पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे, पढ़ के जाके अप्लाई तो करना है।
हमको कौन सा स्वर्ग में लेके जानी है, सारी चीजें यहीं छोड़ के जानी है, समझ गए हैं? तो अप्लाई करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. But ma'am, as you said, until and unless we don't have a theory, we do not have anything to apply. So we need theory to apply, and we want to apply, therefore we need a theory. दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं. चलिए जी, तो ये तो हुए थे हमारे दो टाइप के रिसर्चेस. अब आगे पढ़ते हैं. सबसे पहले अपन ने पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, जल्दी से समरी, ठीक है. फिर हम लोगों ने बात करी थी कि इनकी डेफिनेशंस, बिहेवियर्स, एम्स, मेथडोलॉजी, कैसे काम करता है, क्या होता है. पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट पॉजिटिविज्म, 8 स्टेप की प्रोसीजर थे. ब्लैक टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया था, शायद कोई था क्या क्लास में, कि मेरे को ब्लैक टी शर्ट ढूंढना था, है ना, अलमारी में से. हाँ, याद आ गया क्या? फिर मैंने आपको सोसो बोला था, रिसर्च की डिजाइन कैसी होनी चाहिए मैम, सोसो होनी चाहिए. सोसो मतलब सैम्पलिंग डिजाइन करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशनल, फिर स्टैटिस्टिकल और फिर ऑपरेशनल. तो डिजाइन होनी चाहिए सोसो, ठीक है, हिंदी में जिसको चाहिए था, ठीक है. फिर अपन ने बात करी थी कि मैम हम लोग जो है वो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन हमारे पास में किस प्रकार का इनका उपयोग है. उससे हमने देखा था प्योर अप्लाइड आपकी दो टाइप्स की होती है. अप्लाइड रिसर्च कौन सी रिसर्च है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. अच्छा, अब इसी की छोटी बहन पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. इसी की एक छोटी बहन भी होती है. अगर ये मेरे लिए अप्लाइड है तो इसी की छोटी बहन है, वेरी गुड, एक्शन. ये कौन सी है भाई, एक्शन रिसर्च. छोटी बहन क्यों बोल रही हूँ, छोटी बहन इसलिए बोल रही हूँ कि दोनों का काम सेम ही है. दोनों क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. दोनों ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिएगा, जैसे आज मेरी क्लास थी, ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे कोई जरूरी काम आ गया, या मैं ट्रैफिक में फंस गई, या कुछ भी इशू हुआ कि मैं आज क्लास में अवेलेबल नहीं हो पाती, ठीक है, बट रिसर्च की क्लास तो होनी थी. तो फिर क्या हुआ, कोई ऑल्टरनेटिव टीचर या कोई भी योगेश या कोई भी आए और उन्होंने आपकी ये 1 घंटे की क्लास ली, है ना. आपकी क्लास होनी ही थी, बट मैं अवेलेबल नहीं थी, तो मेरी जगह किसी और की क्लास लगाई गई. ये एक प्रैक्टिकल सॉल्विंग है ना, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज हुई और आपने उसको सॉल्व किया. अब क्या कल से डेली योगेश सर ही पढ़ाएंगे आपको इस समय पर? नहीं ना, जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मैं ही पढ़ाऊंगी. तो अब इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जब आपने कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो भी उसका रिजल्ट आया, या तो आप उस रिजल्ट को परमानेंटली कंक्लूड कर दो, जनरलाइज कर दो, या आप उस सिचुएशन में टेम्पररीली तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर लो, फिर आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. टेम्पररी सोल्यूशन जैसे कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूं तो मेरी जगह कोई दूसरे टीचर आए, उन्होंने आपको पढ़ाया, आपका आज की क्लास खत्म हो गई, बट कल से जब मेरी क्लास का टाइम होगा तो मैं ही आऊंगी. तो ये क्या हुआ, परमानेंट सोल्यूशन हुआ. टेम्पररी सोल्यूशन निकालने का काम कौन करती है, एक्शन रिसर्च. आपके जो रिजल्ट्स आएंगे एक्शन रिसर्च के, वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आएंगे, बट आप उनको जनरलाइज नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते. वेयर एज एक्शन रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, जनरलाइज. कल को इमेजिन करिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाना था, ठीक है, तो मैं आऊंगी, इंटरव्यू दूंगी, डेमो टेस्ट दूंगी. अगर मैं फैकल्टी सिलेक्शन प्रोसीजर को पास करती हूँ तो मैं अब परमानेंटली क्या रख ली जाऊंगी, एज अ रिसर्च फैकल्टी यहाँ पर रख ली जाऊंगी कि मैं आपको आगे रिसर्च पढ़ाऊंगी. ऐसे ही तो हुआ होगा ना, ऐसे ही तो बने ही होंगे. तो ये क्या है, परमानेंट सोल्यूशन है ना. इसमें यूजुअली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको रिलेट करके दिया, आप बेहतर समझोगे. क्वेश्चन ये पूछा गया कि मान लीजिए कि एक मैथ्स के प्रोफेसर हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे. अब वो मैथ्स के प्रोफेसर की बेटी की शादी थी, तो वो शादी में चले गए, छुट्टी पे चले गए 15 दिन के लिए. पर क्या ये पॉसिबल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 15 दिन मैथ्स की क्लास ना लगे? इज इट पॉसिबल? नहीं मैम, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो उनकी जगह एक एडहॉक पैनल पे से कोई टीचर आए और उन्होंने 15 दिन क्लासेस ली. बट क्या ऐसा होगा कि वो मैथ्स के प्रोफेसर जो है वो रिप्लेस हो चुके होंगे? कैसा होगा? नहीं मैम, जब वो प्रोफेसर वापस आएंगे ही विल डेफिनेटली ज्वाइन अगेन, और वो जो एडहॉक पैनल वाले हैं वो चले जाएंगे. तो ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये अप्लाइड रिसर्च से नहीं, ये आया है एक्शन रिसर्च से. है प्रैक्टिकल ही, अप्लाइड की छोटी बहन है, पर इसके जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट है. ये चाहती है कि मैं कोई टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, मैं किसी एक सिचुएशन को इंप्रूव करने का काम कर दूं, एनहांस करने का काम कर दूं. अभी मैथ्स का टीचर अवेलेबल नहीं था तो मुझे मैथ्स का कोई टीचर लाना था, तो तुरंत मैं आई, मैथ्स का टीचर लाई, काम खत्म कर दिया. तो करंट सिचुएशन को, इसके कीवर्ड्स याद रखिएगा, ये क्या करता है, कोई भी करंट की सिचुएशन है, करंट प्रॉब्लम है, उसको क्या करता है, सॉल्व करता है.
सॉल्व भी कैसे करता है, टेम्पररी तरीके से करता है मैम, परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं देता है, ये टेम्पररी रूप के अंदर सॉल्यूशंस देता है। ये किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए, एमिलरेट करने के लिए, सारे सिनोनिम्स बोल रहा हूँ इम्प्रूव के, इंग्लिश वाले बताएंगे आपको, अग्री करेंगे, लिख रहे हैं वो कुछ, एमिलरेट है ना, हाँ सही बोल रहे ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप लोगों के सारे एक्शन रिसर्च के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने मिले तो हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या होगा, आपका एक्शन रिसर्च होगा। अच्छा, इसी में अगर मुझे अप्लाइड लगाना होता तो क्या होता कि मैम वो मैथ्स के प्रोफेसर चले जाते, आप एक नए प्रोफेसर को हायर करते, पूरा प्रोसीजर फॉलो करते और परमानेंटली फिर पूरे साल वही टीचर पढ़ाता, तो क्या कहलाता वो, अप्लाइड रिसर्च कहलाता। दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या? अब जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जब भी हम लोग कोई कौन विरोध करे, वो विरोध करो, नहीं नहीं फिर पॉलिटिकल साइंस नहीं लानी है रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है नहीं नहीं, एडहॉक पैनल पे ऐसे कभी नहीं होता, दिल्ली वाले अभी तक लड़ रहे बेचारे, एडहॉक से परमानेंट नहीं हो पा रहे, ऐसा नहीं, वो तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। टेम्परेरी प्रॉब्लम जनता कर सकती है, बिल्कुल आपकी जैसे जनता तो जरूर करेगी नहीं नहीं, बट ऐसा नहीं है, मतलब मेन एम वो नहीं था, मेन एम था कि वहां से रिलेटिविटी निकाल के आपको समझा सकूं कि ऐसा है, सिचुएशन पूरी तरीके से वैसे नहीं होगी। मैं कल को लड़ाई हो गई, नहीं नहीं निकालो भाई, अदिति मैम को वापस बुलाओ चलो ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो आपकी एक्शन रिसर्च है, ये एक्शन रिसर्च ना बहुत ही अच्छी है, अच्छी इसलिए है, सुंदर है एकदम बढ़िया, क्योंकि ये क्या एक साइकिल के अंदर काम करती है, साइकिल के अंदर काम करती है बोले तो इसके कुछ सिंपल सीक्वेंस है मैम, स्टेप्स है। ये पहले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करती है, जो भी प्लान किया है उसको अप्लाई करके मतलब उसको एक्ट करती है, एक्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट्स आए उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, और फिर फाइनली ऑब्जर्वेशन के बाद में अगर कोई चेंजेस और करने हैं तो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसी साइकिल में ये चलती रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट साइकिल, PAOR साइकिल। ये साइकिल का सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। सो एक्शन रिसर्च ऑलवेज वर्क्स इन अ साइकिल। पहले कोई भी प्रॉब्लम को देखा, प्लान किया कि भाई अच्छा ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन निकाल के एक्ट किया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के प्रोफेसर छुट्टी पे गए, एडहॉक पैनल पे से एक टीचर को उठाया, बुलाया, बोले आप पढ़ाइए, बच्चों को अगर पढ़ाने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो उनसे पढ़वाएंगे। मान लो कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो उनको हटाएंगे तुरंत और क्या करेंगे, दूसरा टीचर ले आएंगे, सही है। तो अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन वो एनहांस करते जा रहे हैं, सिचुएशन को इंप्रूव करते जा रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस ओल्ड प्रोफेसर, ओरिजिनल प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स वापस नहीं आएंगे, तब तक इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना, पढ़ता रहेगा बच्चा, फिर जैसे ही आएंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर लेंगे, ठीक है जी। तो एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों जो है ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होते हैं, दोनों जो है नेचर में कैसे होते हैं, डिडक्टिव। क्यों होते हैं डिडक्टिव, क्योंकि मैम इनके पास में एक जनरल थ्योरी है, उस थ्योरी को ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस में लगा के सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जो भी थ्योरी आपने बनाई है उस थ्योरी को भी सॉल्व करने का काम ही कर रहे हैं, ठीक है जी। ये है आप लोगों का क्या, डिडक्शन। सारी चीजें क्लियर है सभी को, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मोड समझाया था, देखो स्मॉल सैंपल साइज क्वालिटेटिव में होती है, लार्ज जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा था, ये नेचुरल होता है, ये कैसा होता है, अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में होता है। मैंने आपको ये बोला भी था कि भाई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कौन सी रिसर्च होती है और नेचुरल सेटिंग्स के अंदर कौन सी रिसर्च होती है, याद है ना मैम। ये जो है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च ये आर्टिफिशियल सेटिंग में होती है ना, और ये कैसी है, ये मैम आपके नेचुरल सेटिंग में होती है। दोनों में से ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सी होगी, क्वालिटेटिव ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, क्वांटिटेटिव एकदम रिजिड होती है, मेन प्रोसेस को फॉलो करती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को फॉलो करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था बेसिक रिसर्च, देखो इसके क्या कीवर्ड्स बताए थे, अप्लाइड रिसर्च क्या कीवर्ड्स बताए थे, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो अप्लाइड में और अभी मैंने बताया है कि इसके रिजल्ट्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं, वेयर एज इसके रिजल्ट्स को हम जनरलाइज
नहीं कर सकते। किसी भी करंट प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम, अचानक से कोई प्रॉब्लम जनरेट हो गई तो उसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। टेम्परेरी चेंज के लिए ये यूज होता है। तो ये तीनों रिसर्च और इनके कीवर्ड्स याद है क्या? कभी भी पेपर में कोई भी सवाल बनेगा तो ये या इनसे रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड आपको दिखेगा क्वेश्चन में, हमेशा उसको पिक करना है, आंसर टिक करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो एक ऐसी रिसर्च है जो ट्रू मीन्स के अंदर आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती होगी। जब मैं रिसर्च बोलती हूँ ना तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती होगी। जैसे मैं एप्पल बोलती हूँ तो आपके दिमाग में एप्पल बन जाता है, मैं बोलती हूँ डॉग तो आपके दिमाग में डॉग बन जाता है। जैसे मैं रिसर्च बोलूंगी ना तो आपके दिमाग में जो छवि बनती है ना रिसर्च की, वो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही है। जैसे मैं रिसर्च बोलती हूँ तो आपके मन में एक लैब आती होगी, उसमें एक वो एप्रन पहन के बंदा खड़ा होता होगा, व्हाइट कलर का एकदम बढ़िया लैब कोट, ठीक है ना, और एक टेस्ट ट्यूब उसके हाथ में होती होगी, दूसरी टेस्ट ट्यूब हाथ में हो रही होती होगी, और ऐसे मिला के और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता होगा, है ना। हमारे दिमाग में यही पिक्चर आती है मैम रिसर्च की। सही बात है, सभी की आती है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो जो ये रिसर्च आपके दिमाग में आई है यही क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया वो लैब में होने वाली रिसर्च। लैब का मतलब क्या है मैम? आर्टिफिशियल सेटिंग में होने वाली, आर्टिफिशियल सेटिंग में होने वाली। लैब क्या है? आर्टिफिशियल सेटिंग ही तो है, वहां पे सारी की सारी चीजें। अगर मुझे वैक्यूम भी क्रिएट करना है किसी प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, वो भी मैं कर सकती हूँ लेबोरेटरी के अंदर, घर में नहीं कर सकते, है ना। कर मत लेना, मतलब कल को जाके अपने रूम में बोले नहीं हम वैक्यूम क्रिएट करके देखेंगे, वो सब नहीं करना है, इतना एक्सपेरिमेंटल नहीं बनना है जीवन में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है सबसे इंपॉर्टेंट कि मैम ये आर्टिफिशियल सेटिंग में होती है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हिंट भी दे दिया, क्वांटिटेटिव होगी कि क्वालिटेटिव होगी? सब अग्री करते हैं क्या? मैं लिख रही हूँ कि ये जो है ये क्वांटिटेटिव होती है, क्या मैं सही लिख रही हूँ? वाई क्वांटिटेटिव? जो कोई बता सकता हूँ मुझे, क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, क्यों तो मतलब क्वालिटेटिव हो गई दोनों हो सकती है। और कोई? ऐसे ऐसे करने का एक रिवाज होता था कि हमको बताना है, तो मुझे क्या पता होगा कि मुझे किसका सुनना है। अब आधा इधर से सुनाई देता है, आधा इधर से सुनाई देता है। बचपन में हमने एक रिवाज सीखा था, मैं आए तो हम वो यूज करें प्लीज। हाँ हाँ बताओ। सही चल रहा था, बीच में कुछ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ रवि जी, कुछ तो बताओ यार, कुछ तो निकलेगा टैब में से वेरी गुड। देखो एक पॉइंट इनका निकल के आया, नाम मैं फिर भूल गई, इंग्लिश ही याद रह, सुचित्रा, सुचित्रा का आया पॉइंट। अच्छा इन्होंने बोला कि मैम ये क्या होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है ना, मतलब वही आर्टिफिशियल सेटिंग में होना या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। जो चीजें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर होती है उनके अंदर हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लिमिटेशंस लगा सकते हैं। सोच के देखो, हम किसी भी चीज पे लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाना चाहेंगे? बाहर उसका इफेक्ट ना पड़े, या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं हम? बोलो, सही बोल रहा है, क्या करना चाहते हैं हम? हाँ हाँ कोई नहीं दिक्कत, मैं बिल्कुल नहीं मारती, मैं लगती हूँ कि मैं मारती हूँ ही नहीं और मार ही नहीं सकते, अब तो थोड़े बेस्ट कंक्लूजन निकले। बिल्कुल सही, कि मैम डेटा के साथ में किसी भी तरीके का मिसहैंडलिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके कंक्लूजन सही निकले। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैम ये रिजल्ट ओरिएंटेड है? और रिजल्ट कैसे आता है? चीजों को टेस्ट करके। अरे टेस्ट का ही तो रिजल्ट आता है। जब मैं लिख दी हूँ कि ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, क्यों है क्वांटिटेटिव? क्योंकि इसका मेन एम ही क्या है? कंक्लूजन्स निकालना, टेस्ट करना। आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर ये क्या करती है? अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है। जब आप टेस्ट लगाना चाहते हो, जब आप
कंक्लूड करना चाहते हो चीज़ों को, तब आप हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप उनके एनवायरनमेंट के अंदर जाके बैठ के टेस्ट देते हो, ऐसे नहीं बोलते हैं वो कि घर में खोल लो फोन और चला लो। हम वहां पर उनके रिस्ट्रिक्शन में बैठे हैं कि सिर्फ वही स्क्रीन दिखेगी, बाहर का एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा आपको, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है, जो क्वेश्चन सामने आएगा उसी का उत्तर देना है, ऐसे नहीं कि जो आता है वो बता दो। समझ में आया? तो ये जो है मैम, ये क्वांटिटेटिव इसलिए है क्योंकि ये क्या है, इसका मेन एम क्या है, टेस्टिंग। हमेशा याद रखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेस का मेन एम ही क्या होता है, चीजों को टेस्ट करना, टेस्ट करके बेस्ट कंक्लूजन निकालना। वेरी गुड रवि। तो मेन चीज इसकी यही है कि क्या करना है, हमें बेस्ट कंक्लूजन्स निकालने हैं, टेस्ट करना है चीजों को। तो आपकी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो नेचर में क्वांटिटेटिव होती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है और उनका मेन फोकस होता है रिजल्ट्स को निकालना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जो सैंपल की साइज है, वो सैंपल की साइज कैसी होगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी? वेरी गुड मैम, ये तो हमको पूछने की कोई बात ही नहीं थी, ये तो आपने फालतू ही क्वेश्चन पूछा, हम बिल्कुल समझदार हो चुके हैं, न्यूटन एकदम। तो सैंपल जो है वो कैसी होगी मैम, लार्ज ही होगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव के अंदर तो लार्ज ही सैंपल होती है। अच्छा, सैंपल लार्ज होगी, इसके अलावा जो सैंपल है वो कैसी होगी, रैंडम होगी कि नॉन रैंडम होगी? कहाँ अटक गए, कहाँ कहाँ खो गए हम? पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं समझ में आया, पूछ सकते हो आप। क्या है ये? रैंडम। रैंडम है, लार्ज सैंपल साइज है, टेस्टिंग इसका मेन एम है। तो ये तो हो गए इसके सारे प्रॉपर्टी, सारे के सारे कीवर्ड्स एक साथ में। अब मैं आपसे अगर नहीं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी क्वालिटेटिव रिसर्चेस में, क्वांटिटेटिव में हमेशा, अभी दिखाया था ना चार्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग की वजह से हमारे पास में इक्वल चांस एंड अपॉर्चुनिटी होती है हर एक सैंपल को पिक करने की। मतलब आपके पास 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उन 100 में से 100 बंदों के पास में चांस है कि वो हमारी सैंपल में आ जाए। किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं है, एकदम सब्जेक्टिविटी है। यही तो हमको चाहिए। सही रिजल्ट्स कब निकलेंगे, जब फेयरनेस हो, है ना, अनफेयर मीन्स में कुछ भी ना हो, किसी भी प्रकार का बायसनेस ना हो, यही तो हम चाहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम चीजें कब होती है, जिसमें हम किसी प्रकार की बायसनेस लगाते हैं, अपने इच्छा अनुसार काम करते हैं, अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, उनसे रिजल्ट्स जल्दी आ जाएंगे बट सही नहीं आएंगे, वैलिड नहीं आएंगे। इसलिए हमें हमें कैसी सैंपल चाहिए, रैंडम। और रैंडम सैंपल क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में 100% पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा ये तो हुए मैम सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक। आप डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन है कि जब हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं मैन्युपुलेशन, किसका? वेरी गुड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये मैंने आपको जब वेरिएबल टॉपिक से इंट्रोडक्शन करवाया था, जब आपसे मिलवाया था ना अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तब मैंने आपको ये बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैन्युपुलेशन होता है और हमेशा मैन्युपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही हो सकता है। इस पूरी क्लास में मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने क्लास लगाई तब आपने क्लास ली, आप यहाँ बैठे, मैं क्लास ही नहीं लगाती तो आप घर चले जाते, मस्त बढ़िया सो जाते, सही है ना? तो बस वही वाली चीज है कि मैन्युपुलेशन हमेशा किसका होता है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये मैन्युपुलेशन वर्ड मैंने लिखा है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट यू मीन बाय मैन्युपुलेशन, आसान भाषा में मतलब क्या है मैन्युपुलेशन का? बिल्कुल सही। क्या मतलब है आपके अकॉर्डिंग, आपको क्या लगता है व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युपुलेशन? हाँ, सिंपल भाषा में समझो ना, कोई टेक्निकल नहीं मैम, चीज में चेंज करना, चीजों में चेंज करना, ठीक है ना, किसी की मात्रा बढ़ाना घटाना, उसमें कोई हेर फेर करना, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चेक करना चाहते हैं कि यार इसमें मैं चेंज करता हूँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आता है, राइट? तो ये आप लोगों का क्या होता है, मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज व्हेन यू चेंज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका इन्फ्लुएंस हम किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। तो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो हमेशा याद रखेंगे, उसकी डेफिनेशन है व्हेन यू मैनिपुलेट योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन आर्टिफिशियल सेटिंग इन अ कंट्रोल्ड वे
to test your hypothesis. That research is experimental research. ठीक है. अच्छा, अब मैंने बात करी मैनिपुलेशन की या चेंज की, तो हमने यहां से एक हिंट निकाला. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो ये रिलेशन होता है, अभी सुचित्रा ने बोला कि मैम हम कॉज में बार बार चेंज करते हैं और उसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं. यही बोल रही थी ना वो? सही बोल रही थी. ये जो आपका कॉज है, ये क्या होता है? आपका कारक है ना जी. सही हिंदी बोल रही हूँ रविंद्र जी? कारण. कारण, और वही कि जब चेंज करेंगे बार बार तो वही हो जाएगा ना. हाँ, जो चेंज करता है. कारक इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि अभी, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ाऊंगी फिर बताऊंगी मैं क्यों लिख रही हूँ. इफेक्ट क्या होगा? प्रभाव. सही है क्या? प्रभाव. ये क्या है? कारण, और ये है प्रभाव. अब यहां पर कारक जो चेंज करता होगा, कारक वही होगा ना जो करता है कोई काम. तो वो कौन है? एक्सपेरिमेंटर, रिसर्चर, जो कि क्या करता होगा? कॉज में बार बार चेंज करता होगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रभाव आता होगा. अच्छा, एक और यहां से वर्ड रिलेट करना चाहती हूँ. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन में आएगा. दैट इज आप लोगों का स्टिमुलाई एंड आपका रेस्पॉन्स. कभी सुना है कि ये दो शब्द? रिस्पॉन्स तो सुना ही है. रिस्पॉन्स शीट भी तो आती है हमारी मुंह पे एकदम है. ये बस ये शुरू हो जाता है यार. ये मैं तुझे रिसर्च पढ़ा रही हूँ तो मेरे को हिंदी पढ़ा के चला जा पूरी. तो स्टिमुलाई रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? स्टिमुलाई मतलब होता है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी विसिनिटी फॉर इंग्लिश, राइट. हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हमारा स्टिमुलाई. जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होगा वैसा ही हमारा रिस्पॉन्स होगा. ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल. सो हम स्टिमुलाई के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं और रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करते हैं. याद रहेगा क्या? अब ये जो स्टिमुलाई रिस्पॉन्स वाला गेम है, कैसे समझोगे? अभी क्लास में बैठे हो तो आपका स्टिमुलाई क्या है? क्लास है, हाँ, सुनना या ये जो भी है. और आपका रिस्पॉन्स क्या है? जो आप एक्टिविटी बोल रहे हो वो आपका रिस्पॉन्स है. मैं यहाँ पर स्टिमुलाई क्रिएट कर रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो. रिस्पॉन्स क्या है? कि आपको समझ में आ रहा है ना. अब आप जो है वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो आगे जाके. अब मैं यही चीज़ आपको बाहर बोलूँ, ठीक है ना. अभी यहाँ पर क्या है, हम एसी में बैठे हैं, हमको गर्मी नहीं लग रही ना, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा है? हम आराम से बैठे हैं, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, एसी चल रहा है. यही मैं बाहर आपको ह्यूमिडिटी में खड़ा करूंगी तो आपके पसीने आने लगेंगे. जैसे स्टिमुलाई चेंज किया, रिस्पॉन्स चेंज हो गया. सिंपल सी भाषा के अंदर ये हमारा मतलब निकला. सो बेसिकली मैनिपुलेशन एंड द स्टिमुलाई एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स, दैट इज आल्सो योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारे लिए क्वांटिटेटिव है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों की जाती होगी, कोई बताना चाहेगा मुझे? हम क्यों करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? ट्रू सेंस के अंदर अगर मुझे रिजल्ट्स को कंक्लूड करना है तो जो बेस्ट फॉर्म की रिसर्च है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मैंने अभी आपको समझाई, यही क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. एक और होती है जो कैसी होती है? क्वाजी एक्सपेरिमेंटल होती है. ये कैसी है? ये है फर्जी. क्वाजी का मतलब होता है फर्जी, फर्जी मतलब होता है सूडो. ये हुई ना बात. बिल्कुल मैम, अब आपने इसके साथ समझा है तो इसकी ऑपोजिट ही होगी. आधी हो जाएगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट. ये क्या कहना चाहता है कि ये तो था ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग है ना, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज है आपके पास, आर्टिफिशियल सेटिंग है और आप टेस्टिंग कर रहे हो हाइपोथेसिस की. ये जो है ये है फर्जी, सूडो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल. क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्चेस होती हैं जो कैसी बनना चाहती है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल जैसी. ये माधुरी दीक्षित बनना चाहती है पर बन नहीं पा रही है. ये माधुरी दीक्षित क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि मैम इसके अंदर रैंडमनेस नहीं है. यहाँ पर जो सैंपल है उसमें रैंडमनेस नहीं आ पा रही है. यहाँ पर क्या हो पा रहा नहीं है? यहाँ पर जो है वो हमारा नेचुरल सेटिंग आ गई है.
आर्टिफिशियल सेटिंग नहीं बना पा रहे हैं। जिन जिन रिसर्चेस के लिए मैं आर्टिफिशियल सेटिंग बना ही नहीं सकती उसे हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में डालते हैं। मतलब मैं वही कर रही हूँ, मैनिपुलेशन करना चाहती हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, बिल्कुल स्टिमुलाई बदल के और रिस्पॉन्स देखना चाहती हूँ, बट आर्टिफिशियल नहीं कर सकती उसको। सेटिंग कैसी नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वो कौन सी हो जाती है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। बनना चाहती है माधुरी दीक्षित पर बन नहीं पा रही है, तो ये होती है आपकी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। हम आगे जाके एक रिसर्च पढ़ेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल वन एंड दी सेम थिंग ही कर रही है, ठीक है ना। अब जब नाम ले लिया तो पढ़ ले, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मैं तो क्या ही बताऊं, मतलब सभी जानते हो आप। जानना ही है, फील नहीं करना था, बिल्कुल दुख में नहीं जाना है ना। एक्स मतलब बीत गया मैम, गया या गई जो भी, वो है एक्स। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद, कोई भी चीज के बाद होता है तो पोस्ट, है ना। लाइक पोस्ट दिस क्लास आई विल गो टू होम, पोस्ट दिस क्लास आई विल हैव अ मीटिंग, सो दिस इज व्हाट पोस्ट। एक्स मतलब जो पास्ट है, में हो गया, सही है। पोस्ट मतलब बाद में, और फैक्ट मतलब, फैक्टो मतलब फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब तथ्य। बस बिल्कुल मुझे पता था ये आएगा। सो कुल मिला के ये है, जब कोई भी काम हो चुका है, पास्ट में हो गया था मैम, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये क्यों हुआ होगा, तो वो रिसर्च कौन सी है, आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो। एग्जाम्पल बताऊं तो सीआईडी। सीआईडी देखते थे क्या, दया वाली, प्रद्युमन वाली, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया वाली। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, एक्स पोस्ट फैक्टो का है। अच्छा क्या करता है ये, सीआईडी में क्या होता था, मर्डर हो गया, लाश है, ठीक है, फिर प्रद्युमन एंड टीम आती थी सालुको के साथ, सालुको के साथ में दया दरवाजा तोड़ता था, वो आते थे अंदर, बिना मतलब दरवाजा तोड़ देता था, वो कोई काम भी नहीं था। फिर वो डेड बॉडी को देखते थे, है ना, उसकी मार्किंग करते थे, और कुछ तो गड़बड़ हुई है अभिजीत, कुछ तो ढूंढो यहाँ पर, इस कमरे के अंदर एक दरवाजा और एक खिड़की, दरवाजा तो हमने तोड़ा है, मतलब चोर जो है वो या मर्डर जो है वो खिड़की से ही आया होगा। ये सब करते वो टाइम पास, वो खुद ही आपस में केस बना बुनू के सॉल्व करके चले जाते थे। हमारे लिए मेन यहाँ पर ये है मैम कि मर्डर ऑलरेडी हो चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि डेड बॉडी से पूछ रहे कि भाई तू रुक एक मिनट, बाद में मर लेना, तू पहले बता जा कि तेरे को किसने मारा, ऐसा तो कर नहीं सकते। अब वो मर चुका है, अब हम लोग उसके आसपास की वेरिएबल्स देख रहे हैं, किस किसने लास्ट डायल कॉल देखे, इसका दोस्त कौन था, किसके इसने पैसे उधार लिए थे कि चुकाए नहीं थे इसलिए इसका मर्डर कर गया होगा। ये सारी चीजों को वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर पता लगा लेते कि अच्छा ये मर्डरर होगा, फिर दया पकड़ के ले आता था उसको कहीं से भी। सो बस वही एग्जाम्पल है एक्स पोस्ट फैक्टो में, मर्डर हो चुका है, मर्डर होने के बाद प्रेजेंट में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, स्टडी भी क्या कर रहे हैं, उनके बारे में फैक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। सो ये कैसा है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, ठीक है ना। सीआईडी के अंदर जो हम देखते थे, या जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, इस स्टडी को साइकोलॉजी के अंदर एक और टर्म हम देते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन, कोई मतलब बता सकता है मुझे इसका, रेट्रोस्पेक्शन। यस, रेट्रोस्पेक्शन मतलब होता है पास्ट में। जैसे मैं आपको बोलूं कि आज आप सब लोग घर जाके अपना रेट्रोस्पेक्शन करना, आप देखोगे कि यार मैं पास्ट में कैसा था, मैंने क्या क्या जीवन में किया है। दुख में नहीं जाना है रेट्रोस्पेक्शन करके अक्सर हम गम में चले जाते हैं, वो ने उसमें नहीं जाना है कि मैंने यार पास्ट में ये किया था, मैं ऐसा था वैसा था। प्रेजेंट के अंदर मैं अपने पास्ट को याद करके स्टडी कर रही हूँ, उसके बारे में फैक्ट्स देख रही हूँ कि अच्छा ऐसा था वैसा था वैसे हुआ था। अब इसकी वजह से फ्यूचर में कोई चेंज आ रहा है क्या, फ्यूचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस प्रेजेंट के अंदर हम उन चीजों को स्टडी कर रहे हैं जिनकी वजह से हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सिंपल। तो रेट्रोस्पेक्शन स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है विच इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट। एक और होता है, आपने सुना होगा प्रोस्पेक्ट बनाओ। प्रोस्पेक्ट के साथ में हमेशा एक वर्ड लगता है विच इज फ्यूचर। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मैं आपसे बोलूं कि आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आप बोलोगे मैम मैं अभी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर मेरे को ये करना है वो करना है वो करना है, उसके बाद मैं वो करूंगा और फिर वो हो जाएगा।
ये जो है ये क्या है, आपने अपना फ्यूचर प्रिडिक्शन मुझे बताया है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव स्टडी मींस हमारे प्रेजेंट में व्हेन वी प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर, दैट इज प्रोस्पेक्टिव स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर हम कर क्या रहे थे, यही तो बना रहे थे, हम कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करके जो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो हमारे फ्यूचर में ही काम आएगा हमारे। रेट्रोस्पेक्शन किसमें कर रहे हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो में। इन तीनों का एक मतलब इन दोनों का एक भाई भी होता है, इंट्रोस्पेक्शन भी होता है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, नहीं इसी से हिंदी में से ही मतलब आ जाएगा, क्या होता है, तेज बोलो। हाँ यही वाला चिंतन, ठीक है। इसका मतलब होता है जब हम खुद को क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे आप, सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम खुद को समझ जाते हैं तो हम सब कुछ समझ जाते हैं, पर वो अलग बात है, हमको समझना है ही नहीं, हमको रिसर्च समझना है। खैर एनीवेज, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, हमारा रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। सीआईडी वाला एग्जाम्पल याद रखना, जिसमें मैम हम प्रेजेंट के अंदर जो है वो पास्ट में ऑलरेडी जो इवेंट अकर हो चुका है उसको स्टडी कर रहे हैं। इसका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद दिलाऊं तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा मिड डे मील इंटरवेंशन वाला। अगर आपने कभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर खोल के देखा है तो उसमें आता था कि मिड डे मील इंटरवेंशन हुआ है ना, हम लोगों ने मिड डे मील लगाई, उसका जो था बच्चों को कैसा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब मैं प्रेजेंट के अंदर देख रही हूँ कि किन किन बच्चों को फायदा हुआ, किन किन बच्चों को नुकसान हुआ, तो ये कौन सी स्टडी है, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी है। अच्छा, इन सब के अंदर एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, अभी जितनी भी टाइप की रिसर्च मैंने बताई, अक्सर हम बार बार किन की बात कर रहे थे मैम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और डिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे थे। अब हम मेन हीरो शक्ति कपूर बुलाएंगे, अब हमारा ये मेन हीरो है हमारा, है ना, सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है। यस, हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा एग्जाम है, अच्छा हाँ, सेंटर का आया, पास ही है, चलो गुड लक। कौन सा है हमारा थर्ड वेरिएबल, एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल, एक्स्ट्रोनॉशियस, अरे कहाँ गई एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल। ये कौन सा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या था, कॉज, ये क्या था, इफेक्ट, और ये क्या है, इसको कहते हैं बाहरी चर, बाहरी चर, चर मतलब होता है वेरिएबल। देखा, मेरे को फुल हिंदी आती है, मैं बताती नहीं हूँ, बस नजर लग जाती है ना इसलिए, मैं इसलिए बताती नहीं किसी को। कुल मिला के एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल हम लोग अब समझने वाले हैं, क्योंकि एक्सपोज फैक्टो में और एक्सपेरिमेंटल में इसका थोड़ा थोड़ा काम आएगा। अभी तक हमने इतना देखा मैम कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कॉज, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इफेक्ट। कल हम जिम गए थे, याद है, क्वेश्चन करते करते हम जिम गए थे, जिम में जाके फिर वेट लॉस या वेट गेन वाली सिचुएशन देखी थी। अब आप जिम गए वेट लॉस या वेट गेन के लिए, आप चाहते हो कि आपके जिम जाने या ना जाने से आपका वेट लॉस या वेट गेन अफेक्टेड हो। आप जिम गए, एक्सरसाइज की तो आपका वेट रिड्यूस हुआ, या आपने मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो आपकी मसल बिल्ड हुई, आपका वजन गेन हुआ, सिंपल सी लॉजिक। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे एग्जाम्पल में बीच में जिम के और आपके आते हैं छोले भटूरे वाले अंकल, है ना। आपका जिम है, जिम के नीचे बढ़िया एक मस्त एकदम ठेला लगता है मैम, जिसपे बहुत अच्छी खुशबू आती है छोले भटूरे की। हम जाते तो हैं जिम, करते भी हैं जिम, बट जब जिम से वापस निकल रहे होते हैं तो अंकल की खुशबू हमें हमारी तरफ आती रहती है, हमको खींच लेती है अपनी तरफ। फिर हम जाते हैं, हम छोला भटूरा खाते हैं और फिर अगले दिन जाके वेट करते हैं, तो जो लूज होना चाहिए था वो हो जाता है गेन, जो मसल हो रही थी गेन वो हो जाती है लूज, ठीक है। फिर हम हमारे ट्रेनर को नहीं दिखते अगले एक हफ्ते तक। वही वाला जो वेरिएबल है, ये जो छोले भटूरे हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल। क्या आप चाहते हो कि आपकी इस पूरी प्रोसेस में छोले भटूरे आपको इफेक्ट करे, पर वो कर रहा है ना, कर रहा है ना, तो वो कैसा वेरिएबल है, एक्स्ट्रोनॉशियस। हम नहीं चाहते कि हमारी रिसर्च में इस वेरिएबल का कोई भी इंफ्लुएंस आए, बट आ रहा है, तो वो कौन सा वेरिएबल है, बाहरी चर है।
हम चाहते नहीं है कि ये हमारी रिसर्च को अफेक्ट करे, बट ये कर रहा है क्योंकि हम किसी भी वे में इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए, पर हमारे डिस्ट्रैक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे। अगर कर दिया तो क्या होगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जितने ज्यादा कंट्रोल कर लोगे एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल पर, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो बेसिकली हमारे लिए जब मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करती हूं तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किस पर, एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल पर। कोई बता सकता है क्यों कर सकते हैं मैम कंट्रोल, क्यों हम कर पाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल पे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था कि मैम क्योंकि इसलिए क्योंकि आप वहां जिम बनाए हो, उस टापू पे जाके जिम बना लियो जहां पर छोले भटूरे के सुने ही नहीं किसी ने, जब है ही नहीं तो काम ही सेट। हम जब डाइट कर रहे होते तो हम घर में कोई मीठा नहीं लाते, कोई आइसक्रीम नहीं लाते, कोई चॉकलेट नहीं लाते, कुछ नहीं लाते ना। जब घर में होगा ही नहीं तो खाएंगे ही नहीं, सिंपल लॉजिक है ना। बट हमारे घर में एक माँ होती है, वो सब बना देती है। हम जब डाइट कर रहे हो उसी दिन उनको ऐसा लगता है कि मैंने आज ही पूरा वो बन जाना है, वो कौन है वो मास्टर शेफ संजीव कपूर, आज मैं ये भी बनाऊंगी वो भी बनाऊंगी। खैर एनीवेज, एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल को हम इसलिए कंट्रोल कर पाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्योंकि वो कैसा होता है मैम, आर्टिफिशियल सेटिंग में। ये कंट्रोल क्या मैं कर पाऊंगी क्वाजी में, क्या मैं क्वाजी के अंदर कर पाऊंगी? नहीं, क्यों? नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं कर पा रही हूँ। सो ये फर्जी इसलिए रहती है क्योंकि ये वेरिएबल पर, एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाती। 3 टाइप के वेरिएबल बताए हैं मैंने अभी तक आपको। ये तीनों टाइप के वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल। हमेशा याद रखेंगे, जिम, वेट लूज या वेट गेन और छोले भटूरे वाले अंकल जी, ठीक है। तो हमारे जीवन के छोले भटूरे एलिमिनेट करने हैं, तब जाके सही इफेक्ट आएगा। मैंने कल आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन में एक ऑप्शन आया था जो कि था स्प्यूरियस। कोई मुझे बता सकता है क्या स्प्यूरियस का क्या मतलब होता है? हिंदी कर दो, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्यूरियस? हिंदी नहीं पता इसकी? नहीं यार, बोल नहीं रहा या नहीं पता सच्ची? स्प्यूरियस, इंग्लिश वाली भी गई, अब किससे पूछूं? यस, अनप्रिडिक्टेबल। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल ही होता है। देखो, स्प्यूरियस रिलेशन का मतलब है कि है नहीं, दिख रहा है, ये अनप्रिडिक्टेबलनेस ही है। शक होता नहीं है, मतलब दिखता नहीं है, बस होता है, फील होता है। लव, ये भी स्प्यूरियस ही है, दिखता नहीं है, बस होता है। हाँ, इंटेंजिबल भी बोल सकते हो आपको, ठीक है ना। सो कुल मिला के स्प्यूरियस का मतलब होता है ऐसे रिलेशनशिप जो है नहीं, हमें बस महसूस हो रहे हैं कि है। तो हमारा जो एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, वो स्प्यूरियस रिलेशन ही तो दे रहा है आपको, वो यही तो कर रहा है। एक्चुअली में हमारा जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से आना चाहिए था, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, बट एक्चुअली में किसकी वजह से आ रहा है, एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल की वजह से। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉइंट यही था मेरा कि अगर मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के आपस में कैसे रिश्ते हैं मैम, इनके जो रिश्ते नाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यही तो हम इंटरनल वैलिडिटी में चेक करते थे ना कि भाई जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, दे मस्ट बी रिलेटेड स्ट्रांगली, यही तो इंटरनल वैलिडिटी बताती थी। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, एक एक्सट्रानॉशियस वेरिएबल आया और हंसते खेलते करके इसने क्या किया, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर दिया, तो एक्चुअली में आपकी क्या हो गई, इंटरनल वैलिडिटी खराब हो गई। So extraneous variable is a dangerous variable which cannot be controlled, इसीलिए इसको बाहरी चर बोलते हैं, क्योंकि हम बाहरी चाहते हैं इसको कि ये बिल्कुल ना है, क्योंकि ये आता है स्प्यूरियस रिलेशंस लेके आता है, इंटरनल वैलिडिटी को हार्म पहुंचाता है। वैलिडिटी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमको रिसर्च में चाहिए, क्योंकि वैलिडिटी इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। वैलिडिटी इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, जितना ज्यादा वैलिड होगा मतलब उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा कोई चीज, जितनी ज्यादा रिलायबल होगी उतनी ज्यादा कंसिस्टेंट होगी वो चीज। सही है, मैं रोज आके पढ़ा रही हूँ पर मैं गलत पढ़ा रही हूँ तो कोई मतलब नहीं है, आप सही भी पढ़ाओ
और आप रोज भी पढ़ाओ, रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो, तब जाके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये है आप लोगों की पूरी एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल की कहानी। अच्छा, एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज दी बेस्ट रिसर्च। ठीक है, हमने काफी सारे रिसर्च के टाइप्स पढ़े हैं। अब मेरा एक मानना है, क्यों ना हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करें कल के पेपर में से, बोलो। ये जो अभी लोड हो रही थी फाइल, देखा आपने? तो लोड होते हुए ये जो हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को? समझ में आया कि क्या पूछा मैंने? यस, इसको बोलते हैं बफरिंग। ये भी आईसीटी में आपका सवाल पूछा गया था। बफरिंग कौन सी लेयर कंट्रोल करती है, कोई बता सकता है ओएसआई मॉडल के अंदर? प्रेजेंटेशन लेयर। तो रुक जा, तेरे को पीटती हूँ मैं, रुक अभी। तू तो नहीं, अच्छा तू तो कंप्यूटर साइंस वाला है। अब बता तू। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कोई तो मिला मुझे, कोई तो मिला था मुझे, ऐसा लगा था। अब तेरे को मैं बताऊंगी कैसे लगा था। कोई बात नहीं। यस, सेशन लेयर है ना, ऊपर से तीसरी लेयर जो कि आपकी सेशन लेयर। इतना सा बच गया तू, बस इतना सा। नहीं तो आज तो पक्का पिटने ही वाला था, मैं डंडा रखूंगी अब से एक। हाँ जी, ये क्वेश्चन पढ़े एक बार। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज एजुकेशनल रिसर्च इन विच द वेरिएबल अंडर द स्टडी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड? पक्का 100% श्योर? सोच लो, 7 करोड़ का सवाल है। ओ माय गॉड। व्हाई क्वाजी एक्सपेरिमेंटल? कोई बता सकता है व्हाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज नॉट द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन? हाँ रोहन, निखिल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर एक हिंट दे रहा है आपको कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट का, इट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड देन कंट्रोल्ड। नेचुरल है, पूरी तरीके से रैंडमनेस नहीं है, सो देयरफॉर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चंस के अंदर। पूरी तरीके से अगर कंट्रोल किया जा सकता होता तो कैसा होता? एक्सपेरिमेंटल हो सकता था। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और चांस। ये तो कर लिया था ना अपन ने। Which one of the following research procedures will figure under the post-positivistic approach? Normative, experimental, ethnographic या फिर ex post facto? Post-positivistic approach का मतलब क्या होता है? पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो था मैम, वो था कि ये थोड़ा थोड़ा क्वांटिटेटिव और मेजॉरिटी कैसा क्वालिटेटिव होता था। ये कहते थे कि साइंस तो ठीक है पर सब्जेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है तो क्या यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आंसर हो सकता है बाय एनी मीन्स? क्या मैं एक्सपेरिमेंटल को काट दूं? अगर मैं काट दूं एक्सपेरिमेंटल को तो फिर नॉर्मेटिव है, एथोनोग्राफिक है और एक्सपोस्ट फैक्टर। इससे पहले मैं इसके आंसर पे आऊं, एक वर्ड यहाँ पर सीखा मैंने, एथोनोग्राफिक। एथोनो का मतलब पता है क्या किसी को? एथोनो मतलब होता है कल्चरल ग्रुप। एथोनो मतलब होता है कल्चर, कल्चरल ग्रुप। जब मैं कल्चर वाइज किसी ग्रुप को स्टडी करूं तब हम उसे बोलते हैं एथोनोग्राफिक स्टडी। ग्राफी का मतलब हमने कल ही बोला था, ग्राफिक कहां से आया है? वर्ड ग्राफी से, और ग्राफी इज स्टडी ऑफ। हर चीज की स्टडी को हम ग्राफी बोलते हैं ना, ठीक है ना? तो वैसे ही जैसे क्रिप्टोग्राफी हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो कैसे हम साइफर टेक्स्ट बनाते हैं,
उसकी स्टडी को हम क्रिप्टोग्राफी में पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एवरीथिंग जो कि स्टडी ऑफ होता है वो ग्राफी होता है। और ये स्टडी किसकी है? कल्चरल ग्रुप की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कोलकाता के अंदर दुर्गा पूजा होती है, वेरी फेमस दुर्गा पूजा होती है ना, नवरात्रि के टाइम पे होती है। तो अब इमेजिन करिएगा कि मैं कोलकाता चली गई, नवरात्रि का टाइम था, दुर्गा पूजा को मैं क्या कर रही हूँ, पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं वहाँ गई, है ना, पांडाल में गई, अलग अलग मैंने देखा क्या क्या ये करते हैं, जो पूजा कर रहे हैं उसका क्या मीन्स है ना, किस तरीके से कर रहे हैं, रीजन क्या है, फीलिंग क्या है, कौन करता है कौन नहीं करता है, मैंने पूरी अच्छी तरीके से स्टडी किया। अच्छा, ये मैं स्टडी बेटर कैसे कर पाऊंगी? यहाँ से ऑनलाइन पढ़ के या फिजिकली वहां पे जाऊं, पार्टिसिपेट करूं, है ना, अच्छे से देखूं, तो मुझे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ना। और जब हम लोग कल्चरल स्टडी कर रहे हैं, कल्चर वाइज ग्रुप को स्टडी करें, अच्छा मैम बंगाली ऐसा करते हैं, महाराष्ट्र में ऐसा होता है, गणपति कितना मेजर होता है ना महाराष्ट्र में, अपने जयपुर के अंदर गणगौर इज दी ओनली फेस्टिवल जो यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, राइट, स्पेशल। ऐसे ही अलग अलग जगहों का अलग अलग है, एक्सेप्ट फॉर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में तो दिल्ली का कुछ भी नहीं है। कुल मिला के समझ गए ना कि हर कल्चर का मैम एक स्टडी होता है, गुजराती ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं। तो हम कल्चर वाइज जब लोगों को स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एथनोग्राफिक। ये जो स्टडी है सोचो कैसी होगी, क्वालिटेटिव होगी, 100%। सब्जेक्टिविटी ही तो हो रही है, मैं जा रही हूँ, मैं इंटरप्रिटेट कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों का मत जान रही हूँ कि अच्छा आप ऐसा करते हो तो क्यों करते हो, वैसा करते हो तो क्यों करते हो। जब रिसर्चर पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाता है रिसर्च में, तो वो वाली स्टडी क्वालिटेटिव स्टडी तो होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग जहां पर मिलती है ना, व्हेन रिसर्चर इज कंप्लीटली इमर्स्ड एंड इंक्लूडेड इन द रिसर्च प्रोसेस, जहां पर बायसेस आने के भी चांसेस हैं, सब्जेक्टिविटी है तो बायसेस आने के चांसेस हैं। और ये जो है यही स्टडी आपकी एथनोग्राफिक, दैट इज कल्चरल ग्रुप की स्टडी को। अच्छा, अब ये सब चीजें बता दी, अब बताओ, अब आपको एथनोग्राफिक भी पता है, एक्स पोस्ट भी पता है, नॉर्मेटिव बता देती हूँ, जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स स्टडी करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, इस चीज का स्टैंडर्ड ये है मैम। विराट कोहली गया था बैटिंग पे तो 100 मनानी ही चाहिए थी, वो उसका स्टैंडर्ड है। अगर वो 98 पे भी आउट हो जाता है तो भी हम उसको कोस ही रहे होते हैं, अरे बैटिंग ही नहीं आती रे यार, कल से मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये कैसा है, क्वालिटेटिव इन नेचर है, इस वजह से। एक्स पोस्ट फैक्टो कैसा हुआ, क्वालिटेटिव हुआ कि क्वांटिटेटिव हुआ, अभी अभी समझाया है हमने, क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव, इट कैन बी बोथ। मैम देखो ये बनना क्या चाहता है, बनना ये चाहता है एक्सपेरिमेंटल, जो कि क्वांटिटेटिव है, पर इसके अंदर रैंडमनेस की कमी है, इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा क्वालिटेटिव हो जाता है, तो इसलिए ये बोथ हो सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल तो कोर क्वांटिटेटिव है ही। अब देखो ये कह रहा है कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, क्या आंसर आना चाहिए था, अब तो आ ही जाना चाहिए था। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग क्या बोलते थे कि भाई मैम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, कॉमन सेंस, सब्जेक्टिविटी से भी हम ट्रू नॉलेज ले सकते हैं। एथनोग्राफिक स्टडी क्या थी, रिसर्चर गया था, मैम आप गए थे दुर्गा पूजा में, आपने स्टडी किया था, तब जाके ही तो आपको क्या मिला, नॉलेज मिला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एथनोग्राफिक। क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं क्या क्वेश्चन से? मैं टॉपिक पढ़ाई फिर क्वेश्चन दिखाया, सो आज के बाद गलत नहीं होने चाहिए ना ये चीजें। ये तो हो गया था, ये वही है ना ई वाला। अच्छा चलो अब लगे हाथ ये दो भी पढ़ ही लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का कीवर्ड कोई बता सकते हैं, रूट वर्ड क्या है इसका? डिस्क्राइब, वर्णन करना, वेरी गुड। एक होता है डिस्क्राइब करना और एक होता है एक्सप्लेन करना, दोनों में डिफरेंस है क्या कोई? मैं आपको बोलूं डिस्क्राइब योरसेल्फ और मैं आपको बोलूं एक्सप्लेन योरसेल्फ, इज देयर अ डिफरेंस? ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स। मैं आपको बोलूं डिस्क्राइब करो तो आप मुझे, मैंने आपको बोला कि भाई निखिल को डिस्क्राइब करो, तो आप बोलोगे मैम वो चश्मा पहनता है, उसकी इतनी हाइट है, उसका इतना वेट है, वो ये शू पहन के आया, उसने ये कलर का शर्ट पहना, दैट्स द डिस्क्रिप्शन। मैं कह रही हूँ एक्सप्लेन निखिल, तो आप उसके नेचर के बारे में एक्सप्लेन करोगे, आगे पीछे पूरा सब बताओगे, आपका क्या परसेप्शन है उससे रिलेटेड, है ना। हम क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम से आए तो हमारे लिए एक्सप्लेन और डिस्क्राइब का एक ही मतलब होता है, क्योंकि हमको भरने 36 पेज होते हैं, तो हम डिस्क्राइब में भी एक्सप्लेन ही कर रहे होते हैं
क्योंकि पेज भरने थे मैम, बट ये वो नहीं है। डिस्क्राइब जो क्या का उत्तर दे, व्हाट का उत्तर दे। प्रेजेंट सेंस के अंदर कोई भी चीज कैसी है जब हम वो वर्णन करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। ये क्या है? रिमोट। किसका? एसी का। कौन से कलर का है? ये इसका डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको बोलूं इसकी एक्सप्लेनेशन दो, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करो, फिर आएगा कोई साइंटिस्ट इंजीनियर टाइप का, मैम आप इसके अंदर खोलो तो ये मदरबोर्ड पे ये तो इसका इनपुट गया था, वो आउटपुट आया, ऐसा हुआ, फिर वजह से एसी चला, एसी का टेम्परेचर गिरा हुआ। वो क्या है? एक्सप्लेनेशन। ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो चीज जैसी दिख रही है, प्रेजेंट सेंस के अंदर कोई चीज कैसी आपको दिख रही है, जो क्या का उत्तर दे, वो क्या है। मतलब आप इससे जो क्या 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 सवाल पूछ सकते हो ना, क्या वाले, कितने इसमें बटन है तो क्या है इसमें, तो आप बोल रहे हो क्या है मैम? बटन है। कितने हैं मैम? 12 है। ठीक है ना? गिन लिए कि 12 है? बारह से 18 तो यू समझ गए? तो ये क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो किसका आंसर दे, क्या का आंसर दे, व्हाट का आंसर दे, प्रेजेंट सेंस के अंदर जो चीज जैसी है सिंपली उसको डिस्क्राइब करे। एक्सप्लेन करने वाली रिसर्च होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, वो आगे जाके अपन पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा, बट फिलहाल के लिए समझ में आया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी, ये बताओ। मुझे बहुत मजा आता है ये करने में। हाँ, क्वांटिटेटिव पक्का लॉक कर दूं, 7 करोड़ का सवाल है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इसका बढ़िया आंसर होता है इट कैन बी बोथ, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। हाउ कम क्वांटिटेटिव मैम? जैसे कि सर्वे। सर्वे क्या है? वर्णन ही तो करता है। क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करके दे रहा है, प्रेजेंट सेंस के अंदर क्या का उत्तर मिल रहा है। सर्वे इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अभी सुचित्रा बोल के गई मैम केस स्टडी, पता नहीं क्या एक्सप्लेन करके गई थी, तो ज्यादा टेक्निकल, बट जो भी वो बोल के गई, केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी, केस स्टडी होती है जो अभी अपन ने निखिल पे की थी। क्या भैया डिटेल में समझाओ निखिल के बारे में। मतलब किसी एक सैंपल को आप डिटेल में स्टडी कर रहे हो, एकदम इन डेप्थ स्टडी किसी की करते हो, तो उसे हम बोलते हैं केस स्टडी। मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताइए कि बायजूस डिक्लाइन हुआ, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डिक्लिनेशन ऑफ बायजूस, तो अब आपका केस स्टडी है कि आप ये स्टडी कर रहे हो कि आप उन्होंने कहाँ से बनाया, कैसे राइज किया, क्या फंड आया नहीं आया, क्यों लॉस अकर हुआ, व्हाट वाज द रीजन, यानी इन डेप्थ स्टडी, पूरा डिटेल मीनिंग स्टडी कर रहे हो, दैट इज योर क्वालिटेटिव रिसर्च। समझ गए हैं? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी बोथ, if it is a type of quantitative then we can say example for survey, और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक केस स्टडी। समझ में आया? ठीक है। अब एक और यहाँ पर रिसर्च लिखी हुई है जो कि लिखी है हमारी को रिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च जिनमें कोई ना कोई क्या हो मैम? रिलेशन आता होगा। सही बात है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला सिचुएशन है ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या कोई रिलेशन है कि नहीं, ये चेक करने वाली रिसर्च होती है कोरिलेशनल रिसर्च, कि क्या मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेटेड हैं, क्या ये रिलेटेड है। अब ये रिलेटेड है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? मैम आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओ तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाए, या फिर मैम इसकी वैल्यू घट जाए, आप इसकी वैल्यू को गिराओ तो इसकी वैल्यू या तो बढ़ जाए या घट जाए। मैम आप इसके अंदर बढ़ाओ या घटाओ, इसके अंदर कोई चेंज ना है। जब कोई चीज नहीं आ रहा मतलब क्या है? कोई भी रिलेशन है ही नहीं, राइट? मैं आपको पढ़ाऊं और आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो, मैं आपको पढ़ाऊं और आपके रिजल्ट्स डिक्लाइन हो जाए, पिछली बार 5 गलत हुए थे इस बार 10 गलत हो जाए, तो हमारे बीच में कोई तो कोरिलेशन है, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिलेशन तो है मैम। और एक है कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ पढ़ाई जा रही हूँ पढ़ाई जा रही हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या है मैम? कोई कोरिलेशन नहीं है। समझ गए? तो आपके पास में 3 तरीके के कोरिलेशंस होते हैं, इट कैन आइदर बी अ पॉजिटिव,
कोरिलेशन, अ नेगेटिव कोरिलेशन और अ जीरो कोरिलेशन। जीरो मतलब मैम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नल, एकदम नारा, नथिंग, नॉट एट ऑल। नेगेटिव मतलब मैम आप वैल्यू को बढ़ाओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, हम मैनिपुलेट तो सिर्फ यही वेरिएबल कर सकते हैं ना, सो देयरफॉर बढ़ाना घटाना मैं हमेशा इंडिपेंडेंट में ही करूंगी। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करो तो ये भी इंक्रीज हो जाए, ये मतलब डिपेंडेंट। इसकी वैल्यू को डिक्रीज करो तो ये भी डिक्रीज हो जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे। मैंने पढ़ाया, रिजल्ट इंप्रूव हुआ, मैंने नहीं पढ़ाया, रिजल्ट इंप्रूव नहीं हुआ, दैट इज आपका पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेगेटिव कौन सा होगा कि मैम आप इसकी वैल्यू को घटाओ तो ये घट जाए, इसकी वैल्यू घटाओ तो ये बढ़ जाए। मैं नहीं पढ़ाऊं और आपके रिजल्ट भयंकर इंप्रूव हो जाए, दैट इज व्हाट योर नेगेटिव कोरिलेशन, जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया कोरिलेशनल रिसर्च। आप क्वेश्चन करने में थोड़ा बेटर मजा आएगा, आई होप। पढ़ के देखिए। Attitudes of the student with the learning disability towards the quality of the collaborative teaching, effects of some yogic practices on mental health of students with the visual impairment studying in inclusive schools, problems of absenteeism amongst physically challenged student of class 8th, relationship between stress and dropout rate of the students with the disability। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको सिचुएशन के, इनमें कौन कौन से प्रकार की रिसर्च लगेगी ये आपको बताना है ना। हम हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। कुछ दिख रहा है क्या? क्या चाहते हो? दिख रहा है क्या? अब और कितना टार करूं? अब तो दिख रहा है। संबंध है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो मैं क्या बोलूं कि डी का मैम क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, पक्का? श्योर? श्योर? सी डी का क्या होना चाहिए था? 2? अरे डी का 2 होना चाहिए था ना, तो ये कट गया ना, चॉइस एलिमिनेशन लगा रही हूँ। हाँ आगे, आगे हिंदी है मेरे को समझ नहीं आएगा, पहले इंग्लिश में चलो। हाँ, attitudes of student with the learning disability towards the quality of the collaborative teaching. What do you mean by collaborative teaching? Teaching aptitude पढ़े हो क्या? कहाँ तक पढ़ लिया teaching aptitude में? तो collaborative teaching पढ़ी होगी ना, cooperative teaching, collaborative teaching। नहीं आया अभी? आएगा ना? आएगा ना, मतलब आना चाहिए, नहीं आए तो बोलना सर को, बस ये आना चाहिए था ये। Effect of some yogic practices on the mental health of the student with the visual impairment। आपने योगा करने बोला बच्चे को कि भाई तू योगा कर, है ना, इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, ये क्या है? एक्शन रिसर्च। बी का होना चाहिए था 3, पक्का? मतलब एक आंसर आ गया मेरे पास सी, और कोई? बी का 4, एक आंसर आ गया मेरे पास डी, बी का 4 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑफ एब्सेंटिज्म अमंग्स द फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। क्लास 8th के जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, जितने भी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर ना आने वाली जो प्रोसेस है वो क्यों है, अगर मुझे इससे स्टडी करना हो तो कौन सा रिसर्च लगाएंगे? 2 आंसर्स आए हैं मेरे पास में, सही है ना? इंग्लिश में? हाँ जी, बी का तो 4 होगा, बी का 4 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों? रीजन बता सकते हो निखिल, वाई बी का 4? जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया था, कहाँ गया, हाँ ये करा था ना, डार्क किया था, अंडरलाइन। ये क्या मैं अंडरलाइन करना भूल गई आपके लिए, नहीं तो आपको इस पे ध्यान। हमेशा हर क्वेश्चन में, चाहे कितना ही लेंदी हो, कितना ही छोटा हो, कोई एक ऐसा वर्ड होता है जिस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। अभी मैंने करवा दिया, पर चलो ठीक है, एग्जाम में मैं नहीं आऊंगी पीछे से कि अरे ये ऐसे नहीं बताऊंगी मैं, आपको देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बी का नहीं बताया। इफेक्ट लिखा है, कॉज एंड इफेक्ट किस में स्टडी करते हैं? अरे कुछ भी इफेक्ट स्टडी कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो मैम, हमको क्या मतलब, कोई पंचायती है ही नहीं।
इफेक्ट स्टडी कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो, कोरिलेशनल रिसर्च। और भी देख लो, आपने बोला मैम कि लर्निंग डिसेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग। कोलैबोरेटिव टीचिंग का मतलब होता है जब इस तरीके से हम मिल बांट के आपस में जब टीच करते हैं तो उसको कोलैबोरेटिव टीचिंग। जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं और मेरे साथ में जो मेरी पूरी ऑनलाइन टीम है वो सब हम साथ में मिलके आपको पढ़ाते हैं। ऑफलाइन के अंदर मैं और मेरे साथ में जो 4 टीचर्स है वो सब आपको मिलके पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? कोलैबोरेटिव टीचिंग है। कोलैबोरेटिव ही है ना, थोड़ा मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा वो पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये कौन से टाइप की स्टडी हुई है? ये हुई आप लोगों की डिस्क्रिप्टिव स्टडी। आप देख रहे हो ना, एटीट्यूड्स इन प्रेजेंट सेंस आपको दिखेंगे, लोगों का व्यवहार दिखेगा ना। एक्शन क्यों होगा? ये एक्शन रिसर्च होगी जब आप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी एक्शन रिसर्च होगी। सॉल्यूशन ऑफ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यहां पर भी है कीवर्ड, पहचानना था। बोलो, ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? कितना हो गया? चलो, बट एनीवेज आई होप कि फ्रूटफुल होगी। ये सारे टाइप्स के रिसर्च पढ़ोगे अच्छे से जाके घर पे, ठीक है? ये पीडीएफ आप सब लोग ऑनलाइन ग्रुप पे जुड़े हुए हो ना, तो मैं ये आपको पीडीएफ दे दूंगी, वो क्रैश कोर्स वाली भी, ताकि आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज करो। मैं चाहती हूँ कि जब अपने अगले वेंसडे अपन मिले तो आई वांट कि हम सब लोगों के पास में एक कॉपी हो जिसमें आपने अपने कुछ चीज़ें जो आपने रिवाइज करी है वो लिखी हो। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। छोटा बैच बनाने का जो मेरा मोटिव है वो सिर्फ एक ही है, पर्सनल अटेंशन, ठीक है ना? अगर मेरे को 100 का ही बैच बनाना हो या मैं 500 को ही बच्चों को पढ़ाना हो तो वो तो अपन ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, बट फेस टू फेस मीन्स फेस टू फेस। आई वॉन्ट टू सी आप कैसे लिखते हो, आई वॉन्ट टू नो कि आप क्या करते हो। एनटीए का जो माहौल है ना, कोई दिन दूर नहीं कल को एनटीए बोले कि मैं तो मेंस कराऊंगा, मैं तो बोलूंगा कि नहीं आप तो रिटर्न पेपर दो। तो इस वजह से अपन सब कर लेंगे। आई वॉन्ट यू टू राइट, ठीक है ना? रिसर्च मेथडोलॉजी आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमेशा।